गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो जितना भी हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है उसमें मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है ना। प्रिज्म के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्योंकि प्रिज्म जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। ठीक है ना। तो प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है विच इज बाउंडेड बाय 5 सरफेस। ठीक है ना। प्रिज्म एक ऐसी ट्रांसपेरेंट डिवाइस है जिसमें कितनी सरफेस होती है, 5 सरफेस होती है। ठीक है। तो ये हमारा प्रिज्म होता है जिसमें कितनी सरफेस होती है, 5 सरफेस होती है। ठीक है। ऐसा एक हमारा प्रिज्म होता है। ये दोनों तो इसकी फ्रंट सरफेसेस होती है। इन दोनों सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेसेस। ठीक है ना। क्योंकि जब लाइट आएगी, मान लीजिए प्रिज्म है, लाइट इधर से आएगी और इधर से जाएगी, तो क्या होगी, इधर से आएगी और इधर से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। तो ये कौन सी सरफेसेस हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेसेस है। ठीक है ना। ये जो होता है ये प्रिज्म का बेस होता है। इट इज़ अ बेस ऑफ अ प्रिज्म। तो ये तो हमारा 3D व्यू है किसका, प्रिज्म का। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो फ्रंट व्यू से देखने पे जो एंगल होता है, मान लीजिए ये जो एंगल है कि प्रिज्म कितना वाइड है, कितना स्मॉल है, तो किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है। तो ये हमारा 3D व्यू है किसका, प्रिज्म का। अब हम जो अभी 10th में देखेंगे वो हमारा प्रिज्म ऐसा बना रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो प्रिज्म है, तो ये कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का बेस है। ठीक है। अब रे आएगी, तो जो रे आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो ये रही हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है ना। इस प्रिज्म को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आएगा। ये ठीक है, ये है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसमें हम एक्चुअल में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता कैसे, कि प्रिज्म किस तरह से रिएक्ट करता है अगर कोई रे आके उसकी सरफेस पे स्ट्राइक करती है। ठीक है। एक आइडियल प्रिज्म कैसा होता है जिसमें तीनों एंगल कितने हो, 60, 60 और 60। ठीक है ना। तो प्रिज्म में तीनों एंगल 60, 60, 60 होंगे। तो उस प्रिज्म को हम कौन सा प्रिज्म बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा ना आपने। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं, 60, 60, 60। ठीक है। अब ये जो रे आई इसको हमने क्या नाम दिया, इंसिडेंट रे। ठीक है। यहां से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ठीक। अब ये रेक आ कहां से रही है, तो रेयरर मीडियम। एयर क्या होती है, रेयरर मीडियम। प्रिज्म बना का इसका होता है, प्रिज्म बना होता है ग्लास का। काई का बना होता है, ग्लास का। और ग्लास कौन सा मीडियम होता है, तो डेंसर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। ठीक है ना। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे जाती है तब क्या करती है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरह वो बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो किस तरफ जाएगी, ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है ना। पर क्या होगी, बेंड होगी किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो कैसे हो जाएगी, ऐसे सीधे। ठीक है ना। अब ये जो रे है ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड। हम नेमिंग भी कर सकते हैं कि A, B, C। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद रे क्या करेगी, बाहर निकलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, जिसको हम इमर्जेंट रे। ठीक है ना। अभी इमर्जेंट रे निकलेगी कैसे, तो अब प्रिज्म कैसा मीडियम है, तो प्रिज्म इट इज अ डेंसर मीडियम। प्रिज्म एक डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तब वो क्या करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल क्या होता है, इट इज अ 90 डिग्री ना। एक सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हो वो नॉर्मल होता है। तो अब ये जो रे ऑफ लाइट है इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे। पर ये जाएगी कैसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब नॉर्मल की तरफ तो वो होगा, नॉर्मल से दूरी होगा। तो किस तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ। ठीक है ना। तो ये जो रे है, मान लीजिए A, B, C और ये D। तो AB जो रे है, AB रे कौन सी है, ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे। इट इज अवर इंसिडेंट रे। AB के बाद BC, BC रे कौन सी रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना। BC के बाद CD कौन सी रे है, तो CD है हमारी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है ना। अब ये जो एंगल बनेगा, इट इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। और लास्ट में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये कौन सा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सारी बातें आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है ना। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रिज्म हुआ। ये हमको क्या पता चला कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता कैसे है। तो कैसे होता है, रे ऑफ लाइट
ऐसे आती है, आने के बाद क्या होता है, रेयर टू डेंसर, डेंसर में जाने के बाद बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंडिंग नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है, तो ऐसी स्ट्रेट हो जाती है। देन आफ्टर रेयर डेंसर टू रेयर में जाती है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन प्रिज्म में होता है, ठीक है ना। अब एक और एंगल आता है, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये एंगल होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एक्सटेंड फॉरवर्ड। जो इंसिडेंट रे उसको हमने क्या करा, एक्सटेंड करा फॉरवर्ड, ये देखो यहाँ पे एक्सटेंड करा ना इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड, ठीक है ना। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे एक्सटेंड बैकवर्ड। इस इमर्जेंट रे को मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूँगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। वो एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। इसको डेल से डिनोट करते हैं, ये डेल का साइन होता है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है कि मान लो रे को आना इस तरह से चाहिए था, ठीक है। अगर मैं मान लो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे कैसे जाती है, स्ट्रेट जाती, पर वो रे जा कैसे रही है, ऐसे, ठीक है ना, जा कैसे रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसे। तो ये जो एक्चुअल पास से उसका डेविएशन हो गया है, कितनी मुड़ गई है, वो क्या है, वो जो एंगल बना है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। कि एक्चुअल उस पाथ पे जाना चाहिए था, उस पाथ से जितना वो बेंड हो चुकी है, वो जो एंगल बना है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे एक्सटेंड बैकवर्ड। तो ये जो एंगल बना इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में, वो कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ना हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है। तो पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है समझ में आया होगा, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। मान लीजिए प्रिज्म है, प्रिज्म में अगर रे ऑफ लाइट को इस पाथ पे ट्रेवल करना था, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जाती, ठीक है, पर ये ऐसे ना जाके कैसे हो गई, इस तरह से हो गई। तो ये जो एंगल बना है किसके बीच में बना, इस पाथ और इस पाथ के बीच में। तो ये कौन सी रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, इसको मैंने क्या करा, एक्सटेंड फॉरवर्ड, क्या करा, आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है। और ये कौन सी रे मेरी, ये इमर्जेंट रे, इस इमर्जेंट रे को मैंने क्या करा, बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ बढ़ाया। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पे, ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे एक्सटेंड बैकवर्ड, उस एंगल को क्या बोला हमने, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको काय से डिनोट करा हमने, डेल से। काय से डिनोट करा हमने, डेल से। अब सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। कौन कौन से फैक्टर एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी एंगल ऑफ प्रिज्म से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या रिलेशन रखता है। तो जब जब एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कैसा, ज़्यादा, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ज़्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जिस पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमने पढ़ा, इट इज़ अ बेंडिंग एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल या एनी मीडियम, कि उस मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी कितना बेंड कर रहा है, वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लो अगर ये जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेंडिंग होगा, और अगर उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, उतना ज़्यादा बनेगा। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है, किससे शो करते हैं हम इसको, म्यू से, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्या है, ज़्यादा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा,
ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दो चीज़ें, पहली चीज़ का एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो भी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है दैट मीन्स द मीडियम इज द डेंसर मीडियम, मोर डेंसर मीडियम। और अगर डेंसर मीडियम है तो उसमें बेंडिंग कैसे होगी, ज़्यादा होगी। और अगर बेंडिंग ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है। थर्ड चीज़ है हमारी वेवलेंथ। ठीक है ना, थर्ड चीज़ है हमारी वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ आपने 9th में पढ़ा है। डेफिनेशन क्या थी वेवलेंथ की? तो डेफिनेशन क्या थी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ठीक है ना, वेवलेंथ क्या होती थी? टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हम वेवलेंथ बोलते थे। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है ना, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा बेंडिंग, दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज़्यादा जितनी कम हमारी वेवलेंथ। ठीक है ना, वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, सबसे कम वॉयलेट की होती है और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन पे। ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे कि जब व्हाइट लाइट होती है 7 कलर में कैसे अलग अलग डिवाइड होती है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको क्या पता है कि वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, तो वॉयलेट की होती है। तो वॉयलेट की अगर वेवलेंथ कम है तो उसका बेंडिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अगर वेवलेंथ कम तो बेंडिंग ज़्यादा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम तो बेंडिंग भी कम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो बेंडिंग भी ज़्यादा। एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा तो बेंडिंग भी ज़्यादा। तो ये आपका ना प्रिज्म से रिलेटेड हमने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।